न्यूज करंट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। एम इकबाल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं एम इकबाल न्यूज करंट इंडिया चैनल पर एक विशेष रिपोर्ट आपके लिए लेकर हाजिर हूं। आज हम श्री राम मंदिर निर्माण से लेकर भारतीय विपक्ष और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीति पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास पर गटे भगवाना, अर्थात भक्त वत्सल कृपा निधान, समस्त विश्व व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। 495 वर्ष पहले 1528 में बाबरी मस्जिद बनाई गई। 19 जनवरी 1885 निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर के निर्माण के लिए पहला केस दर्ज कराया। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने विवादित क्षेत्र को हिंदू ट्रस्ट को सौंपा। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इस प्रक्रिया में समय, काल, परिस्थितियां, स्थान बदल सकता है, चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता है। और इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है कि शासक अगर योग्य, दूरदर्शी, संघर्षशील, लक्ष्य को समर्पित और कुछ नया करने की चाहत रखता है तो अपने शासन काल में एक नया इतिहास रच सकता है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हिंदुत्व के हीरो ही नहीं, भारत के इतिहास पुरुष भी हैं और नए भारत के निर्माण के साथ ही विकास एवं परिवर्तन के योद्धा भी हैं। आज हम आजाद भारत के प्रधानमंत्रियों की फहरिस्त पर अगर नजर डालते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी और आज माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी सबसे अधिक शक्तिशाली, प्रभावशाली और लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। वैसे भारत की आजादी के बाद अगर हम नजर डालें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नेहरू परिवार से अलग यदि बहुचर्चित तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई चेहरा है तो वो आदरणीय मोदी जी का चेहरा है। वैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए पीवी नरसिम्हा राव जी तथा पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए वीपी सिंह साहब भी भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में याद रखे जाएंगे। माननीय मोदी जी ने अपनी अपार शक्ति और फैसलों से देश की दिशा ही नहीं, राजनीति की दिशा भी बदल दी। आज वो भारत ही नहीं विश्व पटल पर एक सूर्य की भांति चमक रहे हैं और अब तो राम मंदिर का वादा पूरा करने के बाद माननीय मोदी जी की राजनीति के सामने विपक्ष राजनीतिक मुद्दों के आधार पर बौना नजर आ रहा है। माननीय मोदी जी के धर्म और विकास के राजनीतिक मिश्रण के सामने विपक्ष मुद्दा विहीन और शक्ति विहीन दिखाई दे रहा है। आइए अब माननीय मोदी जी के ऐतिहासिक फैसलों और विकास के एजेंडे पर एक नजर डालते हैं। 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने करारा जवाब देते हुए पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एलओसी पार कर पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया। इससे पहले इजराइल और अमेरिका ही जाने जाते थे, लेकिन प्रधान सेवक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने अब एक नए सशक्त सक्षम भारत को देख लिया। इसके साथ ही आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस ले लिया। साथ ही राज्य को विभाजित कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन कर दिया। यही नहीं, जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को संक्रमित करना शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले
22 मार्च 2020 को 14 घंटे के जनता कर्फ्यू का आह्वान किया और फिर 24 मार्च 2020 को 21 दिनों के लिए देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी। जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर आने वाले भारत को लेकर दुनिया भर के विशेषज्ञ कह रहे थे कि सबसे ज्यादा तबाही यही मचेगी, लेकिन कुशल कोरोना प्रबंधन के चलते भारत अमेरिका जैसे सर्वशक्तिमान देश से भी बेहतर हाल में रहा। खुद प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लगातार मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन, स्वच्छता और वैक्सीनेशन पर लोगों को प्रेरित करते रहे। वैक्सीन के बनने और 100 करोड़ से ऊपर डोज लगने के साथ ही भारत में इस महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों तक लगातार खाद्यान्न पहुंचाया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की देश के लिए जो योजनाएं हैं उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको एक परिवर्तन नजर आएगा। अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए जनधन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 45 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। खास बात यह है कि सरकार की सब्सिडी इन्हीं खातों में जा रही है, जिसने भ्रष्टाचार पर नकेल भी कसी। वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 1 मई 2016 से शुरू हुई उज्ज्वल योजना के तहत अप्रैल 2022 तक 9 करोड़ से अधिक कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना में बीपीएल परिवारों का 5 लाख रुपए तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिला, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ सदस्यों को लाभ मिल चुका। सबसे चर्चित मामलों में से एक मैं समझता हूं कि ये बड़े हौसले और हिम्मत का काम था, जिसे आप 3 तलाक कहते हैं। 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 को संसद से 3 तलाक के खिलाफ कानून पारित कर मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 का नाम दिया, जिसके मुताबिक 3 तलाक अवैध है। माननीय मोदी जी की सरकार ने अर्थव्यवस्था को जबरदस्त रफ्तार दी। 8 नवंबर 2016 की शाम 8 बजे प्रधानमंत्री ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट को जारी करने का ऐलान कर दिया। काले धन की पकड़ के लिए चलाए गए नोटबंदी के इस विशेष अभियान का फायदा भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के अलावा ये भी हुआ कि देश में डिजिटल पेमेंट करने का चलन तेजी से बढ़ा और एनपीसीआई की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में यूपीआई के जरिए होने वाला लेन देन 10.5 लाख करोड़ के स्तर को भी पार कर गया। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसे कई इनिशिएटिव लिए गए और उनका ग्रोथ पर सकारात्मक असर भी पड़ा। इस साल आए आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी 13.5% की दर से बढ़ी है और भारत दुनिया के सबसे मजबूत 5 अर्थव्यवस्थाओं में आ गया। आज भारत में 70,000 स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। नया भारत यानी नया टैक्स अर्थात जीएसटी। जीएसटी मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। इस नई प्रणाली से न केवल 17 तरह के अलग अलग टैक्स खत्म हो गए, बल्कि छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 40 लाख रुपए के सालाना टर्नओवर वाले बिजनेस को जीएसटी के दायरे से भी मुक्त रखा। मई 2022 में जीएसटी से सरकार को करीब 1.41 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो पिछले साल की मई की तुलना में 44% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023-24 में नवंबर माह तक का जीएसटी का संग्रह पिछले साल की तुलना में 11.9% अधिक है। आज भारत की वृद्धि दर अमेरिका और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से भी आगे है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रभाव और उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। माननीय मोदी जी की सरकार ने किसानों को भी अपने केंद्र में रखा है। आज देश में खाद्यान्न का उत्पादन लगातार न केवल रिकॉर्ड स्तर पर है, बल्कि कृषि का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है। इसके पीछे किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई मोदी सरकार की योजनाएं और फैसलों की अहम भूमिका है। छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई, जिसका लाभ उन किसानों को हुआ जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। इस योजना के तहत सरकार किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए दे रही है, जो हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की किस्त के रूप में दिए जाते हैं।
ये पैसा सीधे किसानों के खाते में पहुंचता है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना बहुत कम हो जाती है। आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत लगभग 11.5 करोड़ किसानों को 1.82 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में जाते हैं। मोदी सरकार के अहम फैसलों में से एक अहम फैसला नागरिकता संशोधन कानून भी है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया। ये फैसला था नागरिकता संशोधन कानून को पास करवाने का। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया। यानी इन देशों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई जो सालों से शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर थे, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। इन तमाम योजनाओं के साथ मोदी जी की सरकार का एक और गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान का फैसला बहुत अहम फैसला माना गया। देश की आरक्षण व्यवस्था में छेड़छाड़ करना प्रधानमंत्री के लिए आसान काम नहीं होता है। इतिहास गवाह है कि जब जब आरक्षण से छेड़छाड़ की कोशिश हुई, सरकार की कुर्सी हिल गई। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की ठानी और केंद्र सरकार ने इसे कानूनी अमली जामा पहनाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना को मोदी सरकार के गेम चेंजर के तौर पर भी देखा जाता है। इस योजना को 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया। इस योजना के तहत देश के गरीब लोगों के बैंक में, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में 0 बैलेंस पर खाते खोले गए। इन खातों को आधार कार्ड से लिंक किया गया, जिसका फायदा यह हुआ कि केंद्र की योजनाओं की सब्सिडी सीधे उनके अकाउंट में भेजी जा रही है। साथ ही इस योजना के तहत लोगों को 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा भी प्रदान की गई। इन तमाम योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के लिए एक नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री आवास योजना एक आधार स्तंभ का स्थान रखती है। इस योजना का उद्देश्य सभी निम्न वर्गों, पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इन तमाम विकास योजनाओं के साथ माननीय मोदी जी की निगाह धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित करने और समाज के आखिरी व्यक्ति तक उनको पहुंचाने की भी योजना है। इसी योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की बात संयुक्त राष्ट्र में कही थी। उसके बाद 21 जून 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा मान्यता मिल गई और उसके बाद से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। सरकारी बैंकों का विलय भी कोई छोटा फैसला नहीं था। मोदी सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को देश के 10 सरकारी बैंक, जो काफी बड़े बैंक थे, उनका आपस में विलय करके 4 बड़े बैंक बनाने की घोषणा की थी। विलय होने वाले बैंकों में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक शामिल है। और हम बात करते हैं गरीबी रेखा से जो लोग नीचे जीवन यापन कर रहे थे, उनको भी माननीय मोदी जी की सरकार ने ऊपर उठने का अवसर प्रदान किया। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार में 5 सालों के कार्यकाल के दौरान 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबों को मुफ्त राशन वाली योजना अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दी है, जिसकी मियाद 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो गई थी। इस योजना की शुरुआत कोरोना महामारी के दौरान की गई थी। इस योजना का लाभ देश की 80 करोड़ आबादी को मिलता है। और भारत की कूटनीति पे अगर न बात हुई तो समझिए कि बात अधूरी है। माननीय मोदी जी की सरकार में भारत की कूटनीति अब अपनी चरम पर इस समय है। माननीय मोदी जी की विदेश यात्राएं और दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात, मीटिंग और उसके बाद उनसे दोस्ताना संबंध निश्चित रूप से भारत की अहमियत और मोदी जी की शख्सियत को एक अलग रूप में पेश करते। इसका एक जीता जागता नमूना यह है कि भारत की कूटनीति में
भी अपना एक अलग मुकाम बना लिया है, जिसका एक नमूना कतर में देखने को मिला। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सजा पर रोक लग गई। इसी के साथ इन सभी की भारत वापसी की उम्मीदें बढ़ गई। आइए देखते हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत ने क्या कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर राम मंदिर का निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारतवर्ष के पुनर्निर्माण के अभियान की शुरुआत है। आरएसएस की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक लेख में उन्होंने कहा कि 9 नवंबर 2019 को 134 वर्षों के कानूनी संघर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सत्य और तथ्यों को परखने के बाद एक संतुलित फैसला दिया। संघ प्रमुख ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का अवसर राष्ट्रीय गौरव के पुनर्जागरण का प्रतीक है। और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी नहीं है, उनके प्रशंसक हैं। हम उनकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि स्वतंत्र भारत में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो बहादुर है। और विपक्ष के प्रवक्ताओं में बड़े चेहरों में से एक चेहरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा है कि अगर पीएम मोदी नहीं होते तो राम मंदिर कभी हकीकत में साकार नहीं हो पाता। मैं राम मंदिर बनने और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा श्रेय पीएम श्री नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म के संपादक कपिल कपूर के इन शब्दों ने राम मंदिर की स्थापना पर शुरू से आखिर तक प्रकाश डाला है। सनातन वैदिक सभ्यता की प्राण प्रतिष्ठा है। हिंदुत्व की धर्म रक्षक परंपरा के आदि पुरुष भगवान राम के मूर्त रूप की प्राण प्रतिष्ठा केवल उनका अयोध्या में पुनर्वास नहीं, यह हिंदू संस्कृति के लुप्त प्रकट विनाश निर्माण के काल चक्र में संस्कृति धर्म और आस्था के पुनः स्थापन एवं पुनरुत्थान प्रक्रिया की प्रवाह नित्यता की भी द्योतक है। इंडिया अकादमी के सदस्य विकास सारस्वत ने अपने लेख में लिखा है कि मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से मंदिर अर्थतंत्र को नई मजबूती मिली है। मंदिरों का पुनरुद्धार, 4 धाम जैसी परियोजनाओं से तीर्थ यात्राओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पिछले 2 वर्षों में 12.92 करोड़ लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए हैं। राम मंदिर उद्घाटन के बाद अयोध्या में प्रतिवर्ष 6.8 करोड़ दर्शनार्थियों के आने का अनुमान है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में राष्ट्रीय दायित्व की पूर्ति शीर्षक से जो संपादकीय लिखा है उसके अंतिम पैरा में लिखा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण केवल राम काज नहीं है, यह राष्ट्र काज है। भव्य मंदिर के निर्माण के संकल्प की पूर्ति वैसा ही राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है जैसा सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।